जो वर्ण 3 तरह के होते हैं, स्वर, व्यंजन और अयोगवा। और संधि हमेशा किसके बीच में होती है? वर्णों के बीच में। तो स्वर संधि ठीक है, व्यंजन संधि ठीक है, पर विसर्ग संधि क्यों पढ़ते हम? यहाँ पे तो अयोगवा संधि होनी चाहिए, क्योंकि वर्ण का जो तीसरा प्रकार है वो कौन सा है? अयोगवा। छोटे वाले शब्द का पहला वर्ण क्या है? आ। तो इन दोनों के बीच में क्या होगी? संधि होगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कौन कौन वर्ण मिल रहा है? अ और आ। अब आपको पता ही है कि अगर हम अ और आ को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? आ बनेगा। इसका मतलब ये दोनों वर्ण क्या हो गए? गायब हो गए। दोनों वर्ण मिलकर किसका निर्माण किया? आ का। तो हम क्या करेंगे? दोनों को मिटा देते हैं। अब इन दोनों की जगह क्या आ गया? आ गया। और कुछ नहीं करना है, जैसे शब्द बनाना हमने सीखा वर्ण संयोजन से, हम क्या करेंगे? शब्दों को आराम से बना देंगे। तो ह में ई लगेगा तो क्या होगा? ही। और म में आ लगेगा तो माँ। और इधर क्या लिखा हुआ है? तो ल, हमने ला लिख दिया। फिर क्या है? या। तो हमने क्या लिख दिया? या लिख दिया। और ये हमारा शब्द क्या बन गया? हिमालय। अब देखिए, जैसे कि आप लोगों को याद होगा और याद होना भी चाहिए, क्योंकि कल की क्लास में हमने संधि को पढ़ना शुरू किया था। अभी के संधि को पढ़ते हुए हमने आपको बताया कि हमें संधि वाले चैप्टर्स में 3 बातें पढ़नी है। एक तो हमें सबसे पहले ये समझना है कि संधि क्या होती है, और हमने आपको बताया कि संधि का दरअसल मतलब क्या होता है? मेल। जहाँ पर भी 2 चीज़ें या 2 से अधिक चीज़ों को हम मिलाएंगे उसको हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। और संधि का प्रयोग इतिहास, भूगोल और भी अन्य विषयों में होते रहते हैं। और दूसरा हमने आपको बताया कि संधि किस तरह से होती है। अब देखिए, संधि करने के लिए हमें कम से कम 2 शब्द चाहिए होते हैं, और हम पहले वाला शब्द का अंतिम वाला हिस्सा और जो दूसरा शब्द है तो उसका पहले वाला हिस्सा प्रयोग करते हैं। और आज हम कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से इस बात को समझेंगे। फिर तीसरा हमने आपको बताया कि संधि के कुछ प्रकार होते हैं। अब देखिए, संधि के प्रकार बताते हुए ही हमने आपको बताया कि संधि कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। और उन प्रकारों का नाम अगर हम लिखें, देखिए सबसे पहला प्रकार कौन सा है? तो स्वर संधि। दूसरा प्रकार कौन सा है? व्यंजन संधि। और जो तीसरा प्रकार है उसको हम क्या कहते हैं? विसर्ग संधि। अब देखिए, यहाँ पे हमारे लिए जो बात समझनी है, अब देखिए हम बचपन से क्या करते हैं? इन तीनों जो संधि के प्रकार उसको याद कर लेते हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। पर हमारे मन में कभी ये सवाल नहीं आता है कि सर, संधि तो स्वर के वर्ण के बीच में होती है, और वर्ण कितने तरह के होते हैं? आपको पता है कि हम वर्ण को 3 वर्गों में बांट सकते हैं, स्वर, व्यंजन और अयोगवा। तो जब वर्ण 3 तरह के होते हैं, स्वर, व्यंजन और अयोगवा, और संधि हमेशा किसके बीच में होती है? वर्णों के बीच में। तो स्वर संधि ठीक है, व्यंजन संधि ठीक है, पर विसर्ग संधि क्यों पढ़ते हम? यहाँ पे तो अयोगवा संधि होनी चाहिए, क्योंकि वर्ण का जो तीसरा प्रकार है वो कौन सा है? अयोगवा। समझ में आ रहा है आपको ये सवाल? क्या अयोगवा संधि हम क्यों नहीं कहते, विसर्ग संधि हम क्यों पढ़ते हैं? तो आज हम इसी बात को क्या करेंगे? सबसे पहले समझेंगे। अब देखिए, कल हमने संधि पढ़ते हुए आपको एक बात समझाया कि जब भी हम संधि करेंगे तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए? 2 शब्द चाहिए। कम से कम 2 शब्द हमें चाहिए होते हैं, 2 से अधिक शब्द भी हो सकते हैं। और जो पहला वाला शब्द है उसका कौन सा हिस्सा हमारे काम आएगा? तो अंत वाला। और जो दूसरा शब्द है उसका कौन सा हिस्सा काम आएगा? तो पहला वाला। आपको ये बातें ध्यान होंगी। समझ में आ रहा? अब देखिए, जब भी किसी वर्ण को संधि में शामिल होना होगा, इसका मतलब क्या है कि वो वर्ण या तो किसी शब्द के अंत में आना चाहिए या फिर कहाँ आना चाहिए? शुरू में। अगर कोई वर्ण किसी शब्द के न अंत में आ रहा हो न शुरू में आ रहा हो, तो इसका मतलब है कि वो वर्ण संधि में नहीं आएगा। वो वर्ण संधि से कहाँ होंगे? बाहर होंगे। अब सोच रहे होंगे कि सर ऐसा कौन सा वर्ण होता है? देखिए, अब देखिए, हमने आपको कल नहीं, जो वर्ण की हमने क्लास की थी तो उसमें हमने आपको बताया कि वर्ण कितने तरह के होते हैं? 4 तरह के। एक तो होता है अन, आ, और आपने कुछ इस तरह से लिखा हुआ देखा होगा बोर्ड पे, इसको हम उपधमानीय कहते हैं। और फिर आपने इस तरह से भी लिखा हुआ देखा होगा जिसको हम जीवा मूल्य कहते हैं। अब देखिए, ये दोनों जो वर्ण हैं वो संस्कृत व्याकरण में संधि से बाहर रहते हैं, क्योंकि ये वैदिक संस्कृत के वर्ण हैं, तो हम संधि में इसका जिक्र नहीं पढ़ते हैं। समझ में आ रहा है आपको बातें? संधि में किन 2 वर्णों का जिक्र होता है? तो एक तो अन और दूसरा आह का। आपको समझ में आ रहा है? क्योंकि ये लौकिक व्याकरण के वर्ण है, लौकिक संस्कृत के वर्ण है।
और इसका प्रयोग हम किसी शब्द को लिखते समय करते ही हैं। अब आपको एक खास बात ध्यान रखनी है। देखिए ये जो अन है वो ना तो किसी शब्द के अंत में आता है और ना ही किसी शब्द के शुरू में आता है, पर ये जो विसर्ग है वो भले ही अंत में भले ही शुरू में ना आता हो, पर अंत में क्या होता है वो ज़रूर आता है। अभी एग्जाम्पल से इस बात को हम क्या करते हैं, समझते हैं। अब देखिए आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर आपने कहा कि अन ना तो अंत में आता है, ये बात तो समझ में आ रही है, पर अन तो शुरू में आता है। और बच्चों को जिस चीज़ में सबसे ज़्यादा सुकून मिलता है वो क्या है, टीचर को फंसाने में, कि सर आपने ये गलत बताया है, सर आपने ये ऐसा बताया है। तो आपके मन में बहुत सारे एग्जाम्पल भी आ रहे होंगे कि सर देखिए अंबर में तो पहले अन आ रहा है और आप कह रहे हैं कि किसी शब्द के शुरू में अन आ ही नहीं सकता है, तो फिर अंबर में कैसे आ रहा है। अब देखिए अगर आपने कभी अंबर देखा होगा कहीं पे, तो अंबर को हम इस तरह से भी क्या करते हैं, लिखते हैं। और इसका मतलब क्या है कि ये जो अनुस्वार है वो दरअसल में अन नहीं है। अब देखिए संस्कृत व्याकरण में या फिर हिंदी व्याकरण में एक नियम होता है और उस नियम को हम क्या कहते हैं, पंचमाक्षर। इसका मतलब क्या है कि हर एक वर्ग के, जैसे क वर्ग हो गया, च वर्ग हो गया, उस वर्ग के जो अंत वाले वर्ण होते हैं वो भी क्या होते हैं, अनुस्वार बन सकते हैं, वो भी इस बिंदी की तरह प्रयोग हो सकते हैं। और हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो पंचम अक्षर है वो बिंदी की तरह है, तो अगर इसके बाद कोई भी वर्ग का वर्ण होगा, जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो ब है किस वर्ग में आएगा, प फ ब ब, प फ ब भ म, तो ये प वर्ग में आते हैं। इसका मतलब ये जो अनुस्वार लगा हुआ है यह प वर्ग का होगा। समझ में आ रहा है आपको ये, तो इसको हम कहते हैं पंचमाक्षर का नियम। तो ये दरअसल में अन नहीं है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब आप देख रहे हैं कि शुरू में कौन सा वर्ण आ गया, आ गया। फिर आप कुछ और शब्द लिखेंगे जैसे कि सर अंजलि। अब अंजलि में तो शुरू में आ रहा है। अब देखिए मैं फिर कहूँगा कि चूँकि ये अनुस्वार के बाद ज है और ज कौन सा वर्ग में आएगा, च छ ज झ इया, तो ये तो च वर्ग में आ रहा है और च वर्ग का जो अंतिम वर्ण होगा वो फिर से क्या बनेगा, यहाँ पे अनुस्वार बनेगा। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। चलिए ये बात आपको समझ में आ रही है। तो जो अनुस्वार है वो किसी भी शब्द के शुरू में नहीं आता है और ना ही किसी शब्द के अंत में आता है, पर संधि होने के लिए क्या ज़रूरी है कि या तो वो वर्ण अंत में आए या फिर कहाँ पे आए, शुरू में आए। अब देखिए विसर्ग क्या होता है, अंत में आता है। जैसे हम अगर लिखेंगे प्रातः, तो प्रातः के अंत में क्या आ रहा है, विसर्ग आ रहा है। पर हम ऐसा कोई शब्द नहीं लिख सकते जिसके शुरू में विसर्ग आता हो। इसीलिए जब हम अयोगवा संधि पढ़ते हैं तो वहाँ पे ये वर्ण संधि से क्या होते हैं, बाहर होते हैं, और हम सिर्फ और सिर्फ किस वर्ण से संधि करते हैं, विसर्ग या फिर आह जिसको हम बोलते हैं। इसीलिए जो तीसरा संधि का प्रकार है वो हम क्या कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं। समझ में आ रहा है। इसको हम अयोगवा संधि क्यों नहीं कहते, क्योंकि अयोगवा के सारे वर्ण क्या हो गए, संधि से बाहर हो गए और सिर्फ कौन सा वर्ण बचता है, विसर्ग। इसलिए हम संधि का नाम क्या रखते हैं, विसर्ग। समझ में आ रहा है, आप सबको समझ में आ रहा है। चलिए अच्छा आपका एक सवाल है, ठीक है बताइए। अब देखिए इनका सवाल ये है कि सर आपने ये बात कहा कि जो अनुस्वार है वो किसी शब्द के शुरू में नहीं आते हैं और अगर आएंगे भी तो वो पंचमाक्षर में बदल जाएंगे। ठीक बात है। चलिए, पर इनका सवाल ये है कि सर अगर मान लीजिए हम एक शब्द लिखते हैं, जैसे हम लिखें अंशु। अब देखिए अंशु शब्द में ये जो अनुस्वार है वो तो इसमें नहीं बदलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो अनुस्वार बिंदी देख रहे हैं इसके बाद किसी भी वर्ग का वर्ण नहीं है। न तो क वर्ग का कोई वर्ण है इसके बाद में, न च वर्ग का, न ट वर्ग का, न प वर्ग का, किसी वर्ग का वर्ण नहीं है। ये यरलव में आएगा, आगे बढ़ते जाएंगे आप तो फिर यहाँ पे तो मामला फंस गया। यहाँ पे कैसे करेंगे। अब देखिए आपको एक बात ध्यान रखना है। देखिए जो अयोगवा वर्ण होते हैं उसके बारे में हमने आपको शुरू में ही बताया है कि जो अयोगवा होते हैं वो ना तो स्वर होते हैं और ना ही क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। कुछ कुछ गुण स्वर के होते हैं इसके अंदर, कुछ गुण क्या होते हैं, व्यंजन के होते हैं। अब देखिए स्वर वाले गुण कौन से होते हैं और व्यंजन वाले गुण कौन से होते हैं, इस बात को आप समझिए। देखिए हमने आपको बताया कि व्यंजन वर्ण क्या होता है, जो स्वर वर्ण की
सहायता ले। अब देखिए अयोगवा के अंदर व्यंजन के गुण होते हैं, क्योंकि अयोगवा अपने उच्चारण के लिए किसकी सहायता लेता है? स्वर की सहायता लेता है। समझ में आ रहा है आपको? ये व्यंजन वाला गुण हो गया। और स्वर वाला गुण कौन है? देखिए मात्रा किसकी होती है? हमने आपको बताया था मात्रा हमेशा किसकी होगी? स्वर का। व्यंजन की कोई मात्रा नहीं होती है, पर अयोगवा की मात्रा भी होती है। जैसे ये जो अन लिखा जाता है इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, और ये जो अ है इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। चूँकि इसका मात्रा है इसलिए कौन सा गुण धारण कर रहा है? स्वर वाला। और इसके उच्चारण में किसकी सहायता पड़ती है? स्वर की, इसलिए इसका कौन सा गुण है? व्यंजन का। तो आपको समझ में आ रहा है कि अयोगवा में व्यंजन के भी गुण होते हैं और स्वर के भी गुण होते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने जो अंशु लिखा है, ये बात समझ में आ रहा है? देखिए ये जो अन होता है दरअसल में ये सिर्फ और सिर्फ आ जो है वो इसके उच्चारण के लिए लगाया गया है। दरअसल में ये इस तरह से लिखा होता है। अब सोच, अगर हम इसमें आ ना लगाएं तो क्या आप इसका उच्चारण कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो अ सिर्फ और सिर्फ इसके उच्चारण के लिए होता है। समझ में आ रहा है? चलिए, तो अगर हम कहीं पे यहाँ पे ये अन लिखा भी हुआ है, इसका मतलब क्या है? ये इस तरह से लिखा हुआ अंशु, ये बस इसके उच्चारण के लिए है। समझ में आ रहा है? और ये कहाँ होगा? इसके बाद में ही आएगा। तो यहाँ पर भी शुरू में कौन सा वर्ण है? अ ही है। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो अन है ना तो किसी के अंत में आएगा और ना ही किसी के शुरू में आएगा। और संधि होने के लिए या तो अंत में आना ज़रूरी है या फिर शुरू में आना ज़रूरी है। तो हम इसीलिए अयोगवा में सारे वर्णों को बाहर रखते हैं और सिर्फ और सिर्फ किस वर्ण के बारे में पढ़ते हैं? विसर्ग वर्ण के बारे में। और विसर्ग संधि इसीलिए होती है। चलिए, आपको समझ में आ रहा है? ठीक बात है। अब देखिए हम संधि के अलग अलग प्रकारों को पढ़ेंगे, और हम सबसे पहले स्वर संधि के ऊपर बात करेंगे, और फिर हम व्यंजन, और फिर हम विसर्ग संधि की बात करेंगे। पर संधि को पढ़ने से पहले, मतलब स्वर संधि को पढ़ने से पहले आप एक चीज़ समझ ले। देखिए दो शब्द हैं, एक तो है वर्ण संयोजन। देखिए हम जब वर्ण की डिटेल क्लास करते हैं तो हम वर्ण के साथ साथ ही इसको पढ़ते हैं, पर आप लोग का एग्ज़ाम नज़दीक है तो हमने सोचा कि आपका टाइम क्यों वेस्ट किया जाए, तो हम इसको संधि के समय ही समझ लेंगे। अब देखिए हमने दो शब्द लिखा है, एक तो वर्ण संयोजन और दूसरा क्या है? वर्ण वियोजन। देखिए संयोजन का मतलब क्या होता है? जब हम अलग अलग वर्णों को मिलाकर किसी शब्द का निर्माण करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? वर्ण संयोजन। जैसे मान लीजिए आपके सामने हम कुछ वर्ण लिख रहे हैं, जैसे क प्लस अ प्लस म प्लस अ फिर प्लस ला फिर प्लस में अ। अब ये बताइए कि ये सारे जो वर्ण लिखे हुए हैं इस सब मिलकर किस शब्द का निर्माण करेंगे? अभी क्या, तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि ये क है, क के बाद क्या है? अ है। तो यहाँ पे क क्या होगा? पूरा होगा, ये बनेगा। फिर म है, म के बाद अ है तो म भी पूरा होगा। फिर ल है, ल के बाद अ है तो फिर क्या बनेगा? ल। तो यहाँ पे कौन सा शब्द का निर्माण हो रहा है? कमल का। और इसी प्रक्रिया को, ये जो अलग अलग वर्ण थे इसको मिलाकर हमने क्या किया? एक शब्द बनाया। इसी को हम वर्ण संयोजन कहते हैं। समझ में आ रहा है आपको? और दूसरा शब्द है वर्ण वियोजन। और वर्ण वियोजन का मतलब क्या है? कि जब हम किसी शब्द के सारे वर्ण को अलग करके लिखेंगे। जैसे आपसे ये कहें कि भाई वियोजन का वर्ण वियोजन करो, मतलब वियोजन को अलग अलग करके लिखो। अब देखिए जब भी आपको किसी भी वर्ण का वर्ण वियोजन या फिर वर्ण विच्छेद करना होगा तो आपको सबसे पहले क्या करना है? उस वर्ण का उच्चारण करना है ठीक से। समझ में आ रहा है? जैसे में हम इसका उच्चारण कर रहे हैं तो सबसे पहले देखिए क्या लिखा हुआ है? वी। और वी में सबसे पहले क्या आ रहा है? व। अब देखिए व को हम पूरा नहीं लिखेंगे क्योंकि ये शुद्ध वर्ण नहीं है। व्यंजन वर्ण शुद्ध रूप में कब आएगा? जब इनके अंदर हलंत लगा होगा। समझ में आ रहा है? चलिए, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? वी, मतलब व के बाद क्या होगा? ई होगा। और व और ई मिलकर ही क्या बनता है? वी बना हुआ है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे हम बड़ी ई नहीं लिखेंगे क्योंकि बड़ी की मात्रा इस तरफ से होती है, इतना तो आप सबको पता होगा। चलिए, उसके बाद दूसरा शब्द क्या है? यू। तो यू में एक तो व्यंजन है य, और व्यंजन हो तो क्या करेंगे? इसको हम आधा लिखेंगे क्योंकि इसका यही असली रूप होता है। फिर कौन सा स्वर है? ओ। फिर क्या है? ज। अब देखिए ज पूरा है, इसका मतलब इसके अंदर आ लगा हुआ है। फिर न है तो फिर न के अंदर भी आ लगा हुआ। अब देखिए ये हमने सारे के सारे वर्ण को अलग करके लिख दिया है। इसी को हम क्या कहते हैं? वर्ण वियोजन कहते हैं।
और जब भी हमें संधि करना होगा, अगर पहले वाला शब्द का अंतिम वर्ण लेना है तो हमें क्या करना है, वर्ण वियोजन करके देखना है कि अंत में कौन सा वर्ण आ रहा है। समझ में आ रहा है आपको बात? चलिए, तो इन दो कॉन्सेप्ट को समझने के बाद अब हम आराम से संधि को समझ सकते हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे स्वर संधि के बारे में। चलिए, अब देखिए आपके मन में सबसे पहला सवाल ये आएगा कि सर स्वर संधि क्या होता है। अब देखिए संधि का मतलब क्या होगा, मेल, आपको पता ही है। और किसका मेल, तो वर्ण का मेल। तो जहाँ पे स्वर से स्वर वर्ण मिले उसको हम क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। और आपने पढ़ा है कि वर्ण कितने होते हैं, पूरे 13 होते हैं। मतलब स्वर वर्ण कितने होते हैं, 13 होते हैं। तो ये पूरी की पूरी संधि में हम इन तीनों वर्णों का ही योग पढ़ेंगे। कभी इस वर्ण से वो वर्ण मिलेगा, कभी उस वर्ण से वो वर्ण मिलेगा, ऐसा ही होगा। इसमें किसी भी व्यंजन वर्ण की एंट्री नहीं होगा। ये सब क्या है, स्वर संधि में बैन है। समझ में आ रहा है आपको? चलिए, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ ये 13 वर्ण ही क्या होंगे, शामिल होंगे, बाकी कोई और वर्ण नहीं आएगा। तो आपको समझ में आ रहा है कि स्वर संधि क्या होता है, कि जहाँ पे स्वर से क्या होंगे, स्वर वर्ण मिलेंगे, उसको हम क्या कहते हैं, स्वर संधि। अब देखिए स्वर संधि को भी कुछ प्रकारों में बांटा गया है। और स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं, तो आपको बस एक बात ध्यान रखनी है कि स्वर संधि के 5 प्रकार माने जाते हैं। और कौन कौन से प्रकार हैं? अब देखिए जो सबसे पहला प्रकार है उसको हम कहते हैं दीर्घ संधि, दूसरा गुण, तीसरा आप सबको याद होगा, आप लोग ठीक कह रहे हैं, तीसरा यन संधि, चौथा आयादी संधि, और जो 5वां संधि होता है उसको हम कहते हैं वृद्धि संधि। तो आपको एक बार ये सारे नाम क्या करने हैं, ध्यान रखने हैं, दीर्घ, गुण, यन, आयादी और वृद्धि संधि। तो आपको ये बात समझ में आ रही है कि स्वर संधि क्या होगा, जहाँ स्वर से स्वर वर्ण मिलेंगे। जिस संधि में स्वर से स्वर वर्ण मिले उसको हम क्या कहते हैं, स्वर संधि। और स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के, दीर्घ, गुण, यन, आयादी और वृद्धि। अब देखिए, तो हम आज की क्लास में दीर्घ संधि को थोड़ा समझते हैं, और बाकी सारी जो संधि है उसको हम कल की क्लास में समझेंगे। क्योंकि आप लोग का चेहरा देख के मुझे लग रहा है कि आपके चेहरे पे 12 बजे हुए हैं। इसका मतलब लोग समझते हैं सब कुछ बाउंस हो रहा है। सर अब तो छोड़ दीजिए, अब क्या बच्चे की जान लेंगे आप? फिर भी हम थोड़ा सा दीर्घ संधि को समझ लेते हैं। अब देखिए स्वर संधि का जो सबसे पहला प्रकार है, एक काम करते पूरा ही मिटा देते, वो क्या है, दीर्घ संधि। तो आप लोग हेडिंग बना लेंगे दीर्घ संधि। अच्छा, आपसे पूछें कि बताइए दीर्घ का मतलब क्या होता है, बड़ा। और आपने कभी ऐसा शब्द सुना है, दीर्घ, दीर्घ वर्ण, दीर्घ स्वर वर्ण? ठीक है, आप लोगों को याद आ रहा है। अच्छा देखिए, जब भी कोई चीज़ हमारे साथ ऐसा कुछ होता है जो पहले भी हो चुका है, फिर हमें दोबारा याद आ रहा है, तो उसको हम कहते हैं डेजा वू। क्या आप लोगों को डेजा वू कुछ हो रहा होगा? क्योंकि जब हमने स्वर वर्ण का वर्गीकरण पढ़ा था तो आपको बताया था, एक तो होता है हर्ष स्वर, दूसरा क्या होता है, दीर्घ स्वर। इसका नाम दीर्घ संधि इसीलिए रखा गया है क्योंकि यहाँ पे किन वर्णों का निर्माण होगा, दीर्घ वर्णों का, जो मूल दीर्घ होते हैं। सारे के सारे दीर्घ नहीं, जिनको मूल दीर्घ माना जाता है। समझ में आ रहा है? अभी आपको समझ में आएगा ये बात। चलिए, तो हमें कौन सी संधि पढ़नी है, सबसे पहले दीर्घ संधि। अब देखिए दीर्घ संधि में होता क्या है, तो सबसे पहले बात आपको ध्यान रखना है कि दीर्घ संधि में समान वर्ण आपस में मिलेंगे। अब आपके मन में आ रहा होगा सर ये समान वर्ण क्या होता है, आपने तो ऐसा कोई वर्ण बताया ही नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है ये बात, कि दीर्घ संधि में कौन से वर्ण मिलेंगे, समान वर्ण। ये संधि समान वर्णों के बीच में होती है। अब समान वर्ण क्या होते हैं, देखिए कुछ लोग वर्ण को 2 वर्गों में बांटते हैं, और खासकर स्वर वर्णों को। एक को कहते हैं सजातीय स्वर, तो स्वर के 2 वर्गीकरण हैं, सजातीय और दूसरे विजातीय। और सजातीय स्वर क्या होते हैं, अब देखिए इसी को कुछ लोग समान स्वर भी कहते हैं या फिर समान वर्ण भी कहते हैं। देखिए ऐसा कहा जाता है कि जिन वर्णों का उच्चारण एक जैसा होगा उसको हम कहाँ रखेंगे, सजातीय स्वर में। जैसे आपसे हम ये पूछें कि बताओ भाई क्या इनका उच्चारण एक जैसा है, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल है। आप
फिर हमसे पूछे कि और ऊ और जो ऊ है उसका उच्चारण एक जैसा है, तो बिल्कुल है। इसका उच्चारण स्थान भी सेम है, इसका भी उच्चारण स्थान सेम है। फिर आपसे हम पूछे कि बताओ अ और आ का उच्चारण सेम होता है, तो जी बिल्कुल सेम है। इन दोनों का उच्चारण स्थान भी क्या है, सेम है। तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं, सजातीय स्वर कहते हैं, फिर सजातीय वर्ण कहते हैं। तो दीर्घ संधि में सबसे पहले क्या ध्यान रखना है कि ये समान वर्ण या फिर सजातीय स्वर के सजातीय वर्ण के बीच में होते हैं। समझ में आ रहा है। फिर विजातीय स्वर कौन से होंगे, तो हम आपके साथ ये लिखें कि बताओ भाई अ और ए क्या सजातीय स्वर है, तो बिल्कुल नहीं, इनका उच्चारण स्थान अलग है, इनका अलग है, दोनों का उच्चारण में भी अंतर है। चलिए, तो आपको समझ में आ रहा है सजातीय स्वर, ठीक बात है। तो दीर्घ संधि समान वर्ण या फिर सजातीय स्वर के बीच में होती है, और इसमें संधि के परिणाम स्वरूप किस वर्ण का निर्माण होगा, तो दीर्घ वर्ण का। किसी भी वर्ण को मिलाएंगे बाद में कौन सा वर्ण बनेगा, दीर्घ वर्ण। जैसे आपके सामने अगर कुछ एग्जाम्पल लिखे, अब बताओ कि अगर हम अ और अ को मिलाएंगे, अब बताइए अ का दीर्घ रूप क्या होता है, आ, तो यहाँ पे क्या बनेगा, आ, क्योंकि कौन सा संधि पढ़ रहे हैं, दीर्घ संधि। फिर उसी तरह से अगर आपके सामने हम ई और ई को मिलाए तो क्या बनेगा, दीर्घी। समझ में आ रहा है, काफ़ी आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। या फिर हम ऊ और ऊ को मिलाएं तो क्या बनेगा, दीर्घु। सिंपल, बिल्कुल सिंपल करके इस बात को समझना है। अब अगर हम आ और आ को मिलाएं, अब देखिए भले ही दोनों दीर्घ है और आपको पता है कि ये दोनों सजातीय स्वर है, तो इसके बीच में संधि हो सकती है, तो फिर भी क्या बनेगा, सजातीय स्वर ही बनेंगे। अगर हम दीर्घ लिखें और दीर्घ लिखें फिर भी क्या बनेगा, दीर्घी। तो अगर हम अ को ई को फिर ऊ को किसी भी तरह से मिलाएं तो क्या बनता है, हमेशा दीर्घ ही, दीर्घ वर्ण ही क्या होगा, बनेगा, दीर्घ स्वर ही बनेगा। और इसीलिए संधि को हम क्या कहते हैं, दीर्घ संधि कहते हैं। अब देखिए कुछ लोग बताते हैं कि भाई री और री मिलेगा तो क्या बनेगा, दीर्घ री बनेगा। अब देखिए ये जो है वो हम संस्कृत व्याकरण में पढ़ते हैं, हिंदी व्याकरण में री वर्ण होते हैं पर बड़ी री वर्ण नहीं होती है। तो हमें बस इन तीन वर्णों को ध्यान रखना है, अ ई और ऊ, और इसको हम किसी तरह से मिलाएंगे, अ को आ से, अ को अ से, तो हमेशा क्या बनेगा, दीर्घ स्वर, मतलब आ बनेगा। चलिए, यह बात समझ में आ रहा है आपको, ठीक बात है। अब हम इसी बात को एक दो एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। अब देखिए हमने बचपन से जो एग्जाम्पल याद करते आया, और भारत के हर बच्चे को कुछ आता हो ना आता हो, विद्यालय, हिमालय, इन सब का संधि विच्छेद ज़रूर आता है, तो हम उसी को एग्जाम्पल से समझते हैं। अब देखिए आपने बचपन से पढ़ा है कि हिम जोर आलय शब्द क्या बनेगा, हिमालय, और हम बड़े अच्छे से इसको याद भी कर लेते हैं। पर आज हम देखेंगे कि ये कैसे प्रूफ होते हैं, क्या सच में हिमालय बनता है, और हिमालय बनता भी है तो किस तरह से बनता है। देखिए, तो संधि करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों वर्णों का, दोनों शब्दों का वर्ण विच्छेद करेंगे। तो अगर हम इसको लिखेंगे तो ह प्लस में क्या होगा, ई, और म आपको पता है पूरा है और इसमें कोई भी मात्रा नहीं है, तो कौन सा स्वर होगा, आ होगा, क्योंकि आ की कोई मात्रा नहीं होती है। और यहाँ पे हम अलग करें तो आ होगा, फिर ल होगा, फिर क्या होगा, या होगा। अब देखिए हमको पता है कि दीर्घ संधि में कौन कौन वर्ण मिलेंगे, तो अ, ई और ऊ, और अ का अ से, अ का आ से, ई का ई से, ऐसा ही क्या होगा, मेल होगा। और हमने आपको एक बार समझाया भी है कि संधि हमेशा किसके बीच में होगी, तो ये जो वर्ण है यहाँ पे, और ये जो वर्ण है वो यहाँ पे। समझ में आ रहा है, पहले वाला शब्द का कौन सा वर्ण होगा, अंत वाला। तो अब देख रहे कि पहले वाला शब्द का कौन सा वर्ण है, अंत वाला वर्ण कौन सा है, अ, और दूसरे वाला शब्द का पहला वर्ण क्या है, आ। तो इन दोनों के बीच में क्या होगी, संधि होगी। तो यहाँ पे आप देख रहे कि कौन कौन वर्ण मिल रहा है, अ और आ। अब आपको पता ही है कि अगर हम अ और आ को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, आ बनेगा। इसका मतलब कि ये दोनों वर्ण क्या हो गए, गायब हो गए। दोनों वर्ण मिलकर किसका निर्माण किया, आ को, आ का। तो हम क्या करेंगे, दोनों को मिटा देते हैं। अब इन दोनों की जगह क्या आ गया, आ गया। और कुछ नहीं करना है, जैसे शब्द बनाना हमने सीखा है वर्ण संयोजन से, हम क्या करेंगे, शब्दों को आराम से बना देंगे। तो ह में ई लगेगा तो क्या होगा, ही, और म में आ लगेगा तो माँ, और इधर क्या लिखा हुआ है, तो ल, तो हमने ला लिख दिया। फिर क्या है, य, तो हमने क्या लिख दिया, य लिख दिया। और ये हमारा शब्द क्या बन गया, हिमालय। कितना आसान, कितना सिंपल है, पर हम बिना बात के फालतू इसको मुश्किल बनाते रहते हैं।
एक और एग्जाम्पल दे। चलिए, तो हम दूसरा एग्जाम्पल समझ लेते हैं। और दूसरा एग्जाम्पल क्या होगा हमारा, तो विद्यालय। चलिए ठीक है, हम विद्यालय को ही ले लेते हैं। अब देखिए विद्यालय कैसे बनता है, तो विद्या जोर में आलय, क्या बनेगा, विद्यालय। अब देखिए फिर से हम क्या करेंगे, वर्ण वियोजन करेंगे। अब देखिए अगर आप सीख जाएंगे संधि तो आपको वर्ण वियोजन करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे भी बता सकते हैं, पर शुरू में हमारे लिए वर्ण वियोजन करना ज़रूरी है। तो ये किस तरह से होगा, ब प्लस ई। अब देखिए ये आधा द है, इसका मतलब इसके में कोई भी स्वर नहीं लगा हुआ है, तो इसको ऐसे ही लिख देंगे, य प्लस में आ, फिर आ, ल, अ, फिर य और आपको पता ही है कि पहले वाला शब्द का अंत वाला वर्ण और दूसरे वाला शब्द का शुरू वाला वर्ण, इसमें क्या होती है, संधि होती है। और आ मिलेगा तो क्या बनाएंगे, आ बनाएंगे। इसका मतलब ये दोनों वर्ण क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। अब हमें संधि जैसे शब्द बना है उसको क्या करना, लिख देना है। तो व प्लस वी और द प्लस य, तो दिया होगा। और य में क्या लगेगा बाद में, ये आपको पता है कि स्वर जो होगा वो पहले वाले वर्ण को पूरा करेगा, ना कि बाद वाले को। तो य में आ लगेगा तो क्या होगा, या, फिर ल प्लस ल और य प्लस क्या होगा, य, तो क्या बनेगा, विद्यालय। तो ये हो गया दीर्घ संधि। अब देखिए कल की क्लास में हम क्या करेंगे, आगे जो बाकी संधि है उसके ऊपर बात करेंगे। और हम आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं आपसे जल्दी अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय।